लीगल लिएबिलिटीज़ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लीगल लिएबिलिटीज़। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे, इसके अंदर आएगा लॉ। क्या होता है लॉ? लॉ होता है सिविल और क्रिमिनल लॉ। इसके अंदर सिविल और क्रिमिनल लॉ जो भी है उसके द्वारा जो नर्सिंग स्टाफ है उसको गवर्न किया जाता है। प्रोफेशनल नर्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है या लिएबल होती है फॉर हार्म रिजल्ट फ्रॉम नेग्लिजेंट एक्ट एंड फेलियर टू द एक्ट। मतलब जो नर्सिंग स्टाफ है अगर कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से किसी को हार्म होता है तो वो उसके लिए क्या होगी? जिम्मेदार होगी। अब लॉज के टाइप्स हैं, इसके जो टाइप्स है, टाइप्स की बात करें अपन तो लॉज के टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है क्रिमिनल लॉ। क्या है? क्रिमिनल लॉ। ठीक है। नेक्स्ट है सिविल लॉ। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। नेक्स्ट है टोर्ट। क्या होता है? टोर्ट। तो अब इसमें लॉज के बारे में टाइप्स आपको पता चल गए। एक तो है क्रिमिनल लॉ, फिर सिविल लॉ, फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फिर टोर्ट। तो क्रिमिनल लॉ क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट एंड विद द एक्ट दैट थ्रेटन्ड सोसाइटी। ये क्या है? एक तरह का रिलेशनशिप है किसी भी पर्सन और गवर्नमेंट के बीच में जो किसी सोसाइटी को क्या करता है? थ्रेटन करता है या धमकी देता है। मतलब कोई आदमी है किसी पर्सन को थ्रेट कर रहा है या उसको धमकी दे रहा है तो वो एक तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, कानून के अगेंस्ट है, तो वो आता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। अब अपन बात करते हैं सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ जो होगा, सिविल लॉ के अंदर ये रिलेशनशिप अमंग पर्सन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनस राइट। ये रिलेशनशिप होता है किसी भी पर्सन और उसके जो राइट्स होते हैं उसके बीच में। तो इनके जो राइट्स है पर्सन के, उसका अगर वोल्यूशन होता है और किसी इंडिविजुअल को हार्म करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, और किसी भी तरह की कोई थ्रेट नहीं देता है, मतलब कोई धमकी नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं अपन सिविल लॉ। मतलब सिंपल भाषा में ये है कि ये रिलेशनशिप बताता है किसी भी पर्सन और पर्सन्स के राइट के प्रोटेक्शंस के बारे में। अगर वो पर्सन के जो राइट्स हैं वो वॉलेट होते हैं यानी कि टूटते हैं या फिर उन राइट्स का नुकसान होता है। कैसे होगा? किसी भी पर्सन को आप थप्पड़ मार दो, किसी को भी आप नुकसान पहुंचा रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हो, पर उसको धमकी नहीं दे रहे हो, आप उसको डायरेक्ट नुकसान ही पहुंचा रहे हो, तो वो आता है आपका सिविल लॉ में। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल लॉ के अंदर एक आता है क्राइम। क्राइम क्या होता है? क्राइम की बात करें तो ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी डेट वायलेट अ लॉ डिफाइन एज अ मिसडेमिनर, लेस सीरियस नेचर और फेलोनी सीरियस नेचर। अच्छा, ये ऑफेंस होता है अगेंस्ट सोसाइटी, समाज के प्रति, समाज के विरुद्ध ऑफेंस होता है और वायलेट करता है मतलब कानून को तोड़ना। डिफाइन एज अ मिसडेमिनर मतलब लेस सीरियस नेचर से, और फेलोनी मतलब सीरियस नेचर। दो टर्म्स है इसके अंदर। एक तो होता है मिसडेमिनर और एक टर्म होता है फेलोनी। ठीक है। फेलोनी का मतलब होता है सीरियस नेचर, इसका मतलब होता है मिसडेमिनर का लेस सीरियस नेचर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? टोर्ट की। टोर्ट क्या होता है? सिविल रोंग and other than the breach in contract in which law allow an injured person to seek damage from a person who cause injury। अच्छा, ये सिविल रोंग है अदर देन ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच लॉ क्या करता है? अलाउ करता है इंजर्ड पर्सन को, जिसको नुकसान हुआ है उस पर्सन को अलाउ करेगा कि वो जो जिसने नुकसान किया है उससे उसका हर्जाना ले या फिर उससे उसको जो भी नुकसान की भरपाई है वो करवाता है, तो वो आता है टोर्ट के अंदर। तो टोर्ट क्या है? एक तरह का सिविल रोंग है या फिर ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट है जो कि
उस पर्सन को न्याय दिलाता है जो इंजर्ड हुआ है किसी पर्सन के द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस। किसकी बात करेंगे, नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी क्या होता है, फॉल बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, मतलब कि जो अपन को स्टैंडर्ड में रहकर केयर करनी थी वो पूरी नहीं हो पाती है और उससे कम अपन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो वो आता है नेग्लिजेंस। इंक्लूड एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन। इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है एक्ट ऑफ कमीशन और एक्ट ऑफ ओमिशन। ठीक है, एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन, इस तरह से ये दोनों इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, नेग्लिजेंस के अंदर। नेक्स्ट आता है माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस क्या होती है, ये होता है कि नर्स के द्वारा, पार्ट ऑफ नर्स, ठीक है, नर्स के द्वारा नेग्लिजेंस करना, मतलब कि उसको आता है पर वो काम नहीं करती है, मतलब उसकी प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करके काम नहीं करती है, मतलब जितना आता है उसको पूरी तरह से केयर ही नहीं कर पाती है, तो वो आता है माल प्रैक्टिस में। जैसे इफ़ नर्स ऑन ड्यूटी एंड डिडंट कैरी आउट इट एंड क्लाइंट इंजर्ड बिकॉज नर्स फेल्स टू डू ड्यूटी। अच्छा, नर्स की खुद की ड्यूटी है पर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करती है और किसी भी क्लाइंट को इंजर्ड कर देती है, तो वो क्या आता है, माल प्रैक्टिस के अंदर आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रूफ ऑफ लिएबिलिटी। प्रूफ ऑफ लिएबिलिटी क्या होता है, लिएबिलिटी का प्रूफ, इसके अंदर फर्स्ट आता है ड्यूटी। प्रूफ ऑफ लिएबिलिटी में ड्यूटी आएगी, ड्यूटी के अंदर एट द टाइम ऑफ इंजरी और ड्यूटी एग्जिस्टेड बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अच्छा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में जिस टाइम पे ड्यूटी चल रही थी वो ड्यूटी अपने इसके अंदर कंसिडर करेंगे। अब बताए ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, डिफेंडेंट ब्रीच ड्यूटी ऑफ केयर टू प्लेंटिफ। ठीक है, डिफेंडेंट जो होगा वो ब्रीच ड्यूटी परफॉर्म करेगा प्लेंटिफ के प्रति। प्लेंटिफ कौन है, जो क्लाइंट को हार्म पहुंचा रहे, मतलब क्लाइंट प्लेंटिफ जो रिलेटेड है वो क्लाइंट से रिलेटेड है और ब्रीच ड्यूटी जो है वो डिफेंडेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है प्रोक्सीमेट ड्यूटी। प्रोक्सीमेट ड्यूटी, प्रोक्सीमेट ड्यूटी के अंदर ब्रीच ऑफ ड्यूटी वाज लीगल कॉज ऑफ इंजरी टू द क्लाइंट। इसके अंदर जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है वो क्या होगा, लीगल होगा टू इंजर्ड पेशेंट। पेशेंट को इंजर्ड करने के लिए जो लीगल कॉज है वो क्या आएगी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी आएगी। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ लॉ इन द बैलेंस ऑफ पावर, मतलब जो अपन एक चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं, सोर्स ऑफ लॉ या फिर बैलेंस ऑफ पावर, इसके अंदर है अपन बात करते हैं लॉ का सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ लॉ, इसके अंदर आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे लेजिस्लेशन ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जुडिशियल ब्रांच है। लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर स्टैट्यूटरी लॉ आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ जाएगा, जुडिशियल ब्रांच के अंदर कॉमन लॉ और प्राइवेट लॉ आ जाता है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू द नर्स, कौन कौन से लॉ जो हैं वो नर्सेज के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वो उसमें अंदर आएगा प्रोसीड्यूरल लॉ, नेक्स्ट पब्लिक लॉ, नेक्स्ट सब्सटेंटिव लॉ, ये जो होगा नर्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ये वापस दो के अंदर डिवाइड होते हैं तीनों, ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉ के अंदर। एक तो होता है सिविल, दूसरा आता है क्रिमिनल।
सिविल लॉ जो होता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज रिपोंडेरेंस ऑफ एविडेंस, ठीक है। और क्रिमिनल लॉ जो होगा वो गिल्टी बियॉन्ड अ रिस्पॉन्सिबल डाउट। अब सिविल लॉ के अंदर वापस कॉन्ट्रैक्ट जो कि नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, और नेक्स्ट सेकंड इसको अंदर शो होता है वो होता है टोर्ट। और क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है मिसडिमिनियर और फेलोनी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर तो आपके नर्स पेशेंट रिलेशनशिप आ जाएगा। नेक्स्ट टोर्ट के बारे में अपन देख लेते हैं। टोर्ट में जो आएगा, टोर्ट के अंदर क्या आएगा, टोर्ट के अंदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दो आते हैं। ये तो इंटेंशनल और इधर अनइंटेंशनल, ठीक है। तो इंटेंशनल के अंदर आ जाएगा वोल्यूशन ऑफ, इंटेंशनल के अंदर एक्ट इज सब्सटेंशियली सर्टन टू कोज एन इफेक्ट। अच्छा, इसके अंदर फ्रॉड, डिफामेशन और उसके बाद में असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। क्या आता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और इन्वेंशन ऑफ प्राइवेसी, मतलब किसी भी प्राइवेसी के अंदर इन्वेंशन करना या फिर उसकी प्राइवेसी को हटाना या को तोड़ना, ठीक है। अब अनइंटेंशनल की बात करें, अनइंटेंशनल के अंदर आ जाएंगे, एक तो आएगा नेग्लिजेंस, दूसरा आ जाएगा माल प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस तरह से ही हो गया। नेक्स्ट फेलोनी, जो कि किसके अंदर आ रहा था, क्रिमिनल लॉ के अंदर। तो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर अपन फेलोनी की बात करें, किसकी बात करेंगे अपन, फेलोनी। फेलोनी के अंदर जो होगा वो आ जाएगा आपके मेन लाफ्टर, मेन लाफ्टर, ठीक है। और आएगा असॉल्ट एंड बैटरी, ठीक है, असॉल्ट एंड बैटरी आ जाएगा। देन आएगा फ्रॉड, ठीक है। इस तरह से ये फेलोनी का एग्जाम्पल आएगा। अब नेग्लिजेंस के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, अगर अपन नेग्लिजेंस की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, जैसे मेडिकल एरर कर रही रिजल्ट इन इंजरी टू क्लाइंट, कोई भी मेडिकल एरर है जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, ठीक है। उसके बाद अपन देख सकते हैं नेग्लिजेंस का एग्जाम्पल है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन एरर, आईवी कोई भी आप फ्लूइड दे रहे हो उसमें आपने कोई एरर कर दी, फ्लो रेट कैलकुलेट नहीं करी जिसकी वजह से पेशेंट को इंजरी हो गई, तो वो भी इसमें नेग्लिजेंस में आएगा। और पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाया आप, तो भी नेग्लिजेंस के अंदर आएगा। और स्टाइल टेक्निक्स यूज़ नहीं करी, स्टाइल एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ नहीं कर पाया आप, तो भी पेशेंट को क्या होगा, किस में आएगा, ये नेग्लिजेंस के अंदर आएगा। नेक्स्ट जो है इसके अंदर प्रॉपर आर्टिकल चेक नहीं किए तो भी नेग्लिजेंस में आएगा। बर्न पेशेंट है, उस पेशेंट को आप, बर्न पेशेंट मीन्स व्हेन जब आप पेशेंट को स्नान कराते हो, व्हेन यू बाथ पेशेंट देन यूज़ द हॉट वाटर फॉर बाथिंग टू क्लाइंट, तो ये भी नेग्लिजेंस के अंदर आएगा। देन फेल टू मेंटेन क्लाइंट कंडीशंस, व्हेन नर्स फेल्स टू maintain client's condition, monitor the client condition is also under the negligence. Fail to provide complete report to oncoming staff, when changing over, when give over to nursing staff, next staff, and not provide a proper information is also coming under the negligence. The nurse must meet the standard of care when give care to patient, otherwise nurse would be held liable if the patient harm. अच्छा, नर्स जो है उसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर को मेंटेन रखना है, अगर पेशेंट को कोई हार्म होता है तो जो
ऑन ड्यूटी स्टाफ होता है वो इसके लिए जिम्मेदार रहता है। कौन रहता है? ऑन ड्यूटी स्टाफ जो होगा वो उस चीज़ के लिए जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोफेशनल लिएबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा? नर्स नीड इट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माल प्रैक्टिस लॉसूट। प्रोफेशनल लिएबिलिटी इंश्योरेंस, इसकी ज़रूरत नर्स को पड़ती है कब? जब माल प्रैक्टिस लॉ लागू होता है उस टाइम पे नर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें। इट अलाउ नर्स टू हैव अटॉर्नी हु हैज़ ओनली नर्स इंटरेस्टेड इन माइंड। ये क्या करता है कि नर्स के पास एक पावर है कि वो अपन को अपने आप को बचाने के लिए इस लॉ का यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी, गुड समाटेरियन लॉ। गुड समाटेरियन लॉ क्या होता है? गुड समाटेरियन लॉ पास बाय स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब कौन पास करता है इसको? स्टेट वाले पास करते हैं। ये इंकरेज करता है एचसीपी टू असिस्ट इन, एचसीपी क्या होता है? हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उनको असिस्ट करता है इमरजेंसी और लिमिट करता है लिएबिलिटीज़ और ऑफर्स द लीगल इम्यूनिटी किसको? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इन इमरजेंसी डेट दे गिव अ गुड केयर। ठीक है, इम्यूनिटी फॉर्म सूट when all condition of state laws are met such as HCP receive no compensation and care is not intentionally negligent। तो इस लॉ का यूज होता है। मीन्स ये लॉ कब लागू होगा? जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं लेगा और अच्छे से केयर प्रोवाइड करेगा और कोई किसी भी तरह का नेग्लिजेंसी नहीं करता है तो वो गुड समाटेरियन लॉ के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल्ड सब्सटेंस। क्या होते हैं कंट्रोल्ड सब्सटेंस? नर्स शुड कनेक्ट कंट्रोल्ड सब्सटेंस। क्या है कंट्रोल सब्सटेंस? नर्स कनेक्ट रहती है किससे? फैसिलिटीज पॉलिफेयर प्रोसीजर से कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस। मतलब नर्स जो होती है वो हॉस्पिटल पॉलिसी से या हॉस्पिटल प्रोसीजर से कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सब्सटेंस से कनेक्ट रहती है और ये गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? फेडरल और स्टेट लॉ के द्वारा। कौन? कंट्रोल सब्सटेंस को। ये प्रॉपरली इनको लॉक रखना है सिक्योरली और ऑथराइज्ड पर्सन इनको एक्सेस कर सकता है और ये साइन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और करेक्ट इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन। जो भी इन्वेंट्री है उसको भी प्रॉपर मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, इस तरह से लीगल लिएबिलिटीज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। आगे अपन बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये क्या इसी तरह से इसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि थ्योरी बहुत है इसकी, तो अपन इसको इसी तरह से समझ पाते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल अपन नहीं दे सकते क्योंकि इनके अच्छे से एग्जाम्पल मिलना मुश्किल होता है। तो अपन नेक्स्ट अपन टॉपिक बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। किसकी बात करते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग? ये होता है फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर टू नेगोशिएट द वेजेस एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये क्या है? एक तरह से फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मैनेजमेंट के और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लेबर्स के जो काम करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव और जो एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक लीगल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी उनको कंपनसेशन मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, उनके बारे में बात होती है। अगर करेक्ट ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अगर ब्रेक होता है बिकॉज ऑफ द पार्टी कैन नॉट रीच द अग्रीमेंट, मतलब दोनों पार्टी में से कोई एक जो एग्रीमेंट किया है उसके एग्रीमेंट पर खरे नहीं उतरते हैं तो एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं? स्ट्राइक बुला सकते हैं, अदर एक्शन ले सकते हैं। तो स्ट्राइक जो होता है वो प्रेजेंट मोरल डिलेमा टू मेनी नर्सेज बिकॉज नर्सिंग प्रैक्टिस इज सर्विसेज टू पीपल। अच्छा, ये कहना चाहता है इस लाइन के अंदर कि जो स्ट्राइक होती है, जो नर्सिंग स्टाफ स्ट्राइक करता है, जैसे अभी एम्स के अंदर हुई थी, जो कल जो हमारे एम्स के अंदर जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थे
उनके सानिध्य में होती है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उनका नाम मेरे को याद नहीं है। बट जो स्ट्राइक है वो कब होती है, जब अपनी मांगे पूरी नहीं होती हैं। तो अपनी स्ट्राइक को ये इस लाइन में यूँ कहा गया है कि ये स्ट्राइक नर्सिंग स्टाफ को नहीं करनी चाहिए। नर्सिंग प्रैक्टिस में स्ट्राइक अलाउ नहीं है, क्योंकि नर्सिंग क्या होता है, सर्विस टू पीपल्स होता है, सर्विस टू पीपल्स। पर अगर नर्सिंग स्टाफ भी सिर्फ सर्विस करने लग गया तो नर्सिंग में लगे बच्चे भूखे मरेंगे, है ना। तो इसलिए अपन को ऐसा नहीं सोचना है कि अपन को अपनी मांगों के लिए स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। ये तो चलो एक किताबी ज्ञान है, बुक्स का नॉलेज होता है जो कि इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, पर अपन को इस तरह से ध्यान रखना है इन चीज़ों का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के बाद। नेक्स्ट है लीगल रिस्क एरियाज, जिसके अंदर एसोल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, डिफामेशन, फ्रॉड, तो इन सबको अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं और कैसे बेहतर बता सकता हूँ आपको, उसका सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नर्सिंग एडुटेक चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करिए, नर्सिंग एडुटेक, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए।